हेलो, नमस्कार, वन्नकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है फिर से आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स का चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है, चलिए भाई, इस लेक्चर में हमें क्या स्टार्ट करना है? इस लेक्चर में हमें पढ़ना है सरफेस टेंशन के बारे में। किसके बारे में? टेंशन के बारे में। टेंशन ही सुना होगा अच्छे से, सरफेस तो सुना ही नहीं दिया होगा, है ना। टेंशन तो बहुत है, खैर सब पे ही बहुत टेंशन है ना। टेंशन के बारे में पढ़ाने की जरूरत नहीं है। टेंशन के बारे में तो आपको जीवन में खुद ही पता चल जाएगा, आप सब कुछ जान जाएंगे कि क्या होता है टेंशन और टेंशन को हैंडल कैसे करना है। ऑब्वियस सी बात है। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सरफेस टेंशन। क्या है? सरफेस टेंशन। अच्छा, सरफेस टेंशन क्या होता है उसकी डेफिनेशन पहले जरा सा पढ़ लेते हैं, उसके बारे में फिर तो आराम से डिस्कशन हम करते रहेंगे। आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा, बिल्कुल दिमाग में कंसेप्ट भर दूंगा सरफेस टेंशन का। ठीक है, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। सरफेस टेंशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। देखो भाई, साफ साफ बोल दिया उसने, कोई यहां पर आपसे कोई भी बात छुपाई नहीं गई है, बोल दिया गया है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड एट रेस्ट। ओहो, ये भी बोल दिया, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड एट रेस्ट by virtue of which a liquid surface gets contracted to a minimum area and behaves like a stretched membrane। सर बड़ा अच्छा लगा पढ़ के, बड़ा अच्छा लगा सुन के, बड़ा अच्छा लगा, समझ कुछ नहीं आया। तो देखो क्या होता है यार, सिंपल सी बात है। यहां आप देखोगे ये पानी है ना, एक लिक्विड है जो रेस्ट पर है ना। अब आप देखो इस लिक्विड पर एक मच्छर क्या कर रहा है? हाथ साफ करे, हाथ धो रहा है, क्या कर रहा है? ऐसे हाथ धो रहा है और खड़ा हुआ है भाई, बढ़िया, चारों पैर जमा के अपना, और इस पानी पर क्या है भाई? बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है, जो भी है, बैठता हो, खड़ा हो, मच्छर क्या, हमको क्या पता बैठता है ऐसे है कि खड़ा ऐसे होता है, क्या पता, है ना। लेकिन वो बैठा हुआ है भैया, वो अंदर नहीं डूब रहा पानी के। हम जब जाते हैं और पानी पर पैर रखते हैं तो हम तो अंदर चले जाते हैं, ये क्यों अंदर नहीं जा रहा है ना। तो भैया ये तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहां पर कोई ऐसी स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है जिस पर ये खड़ा हुआ है। स्ट्रेच मेम्ब्रेन मतलब समझो, वो जो हमारे गुब्बारे नहीं होते, गुब्बारे जब फट जाते हैं तो हम उसको खींच के कहीं कहीं चढ़ा देते हैं, है ना। किसी बॉटल के ऊपर ऐसे चढ़ा देते हैं, है ना, किसी भी बर्तन के ऊपर ऐसे चढ़ा देते हैं, तो वो जो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन उसको बोला जाता है कि वो जो गुब्बारे की खाल हम चढ़ा देते हैं ना, एकदम खिंची रहती है, उसको हम स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो मच्छर के लिए क्या है? मच्छर के लिए ये जो पानी है, रुका हुआ पानी है, ये एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन जैसा ही तो है, जिस पर वो क्या हो गया? जाकर खड़ा हो गया। आई बात समझ में? हाँ सर, ठीक है सर। जो सरफेस टेंशन है ना, वो क्या सरफेस की प्रॉपर्टी है क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। देखो, जब भी आप लिक्विड की बात करते हो, मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी आप लिक्विड की बात करते हो, मान लीजिए हमारे पास एक ये वेसल है, इस वेसल में क्या भरा हुआ है भाई? इस वेसल में वाटर भर दिया मैंने। क्या भर दिया? वाटर भर दिया। इस वेसल में मैंने वाटर भर दिया। अब देखो, इसको ना देखने के दो तरीके हैं। वाटर का जो ये वाला पार्ट है ना, इसको हम बोलेंगे कि वाटर का क्या है भाई? फ्री सरफेस है ना। और ये जो अंदर वाला पार्ट है, ये जो अंदर वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं बल्क पार्ट। क्या बोलते हैं? बल्क पार्ट। बल्क मतलब बहुत सारी चीजों को मिलाकर, है ना। ऊपर वाले हिस्से को जब हम देखते हैं तो उसको हम सरफेस वाला पार्ट बोलते हैं, और सरफेस को छोड़कर बाकी चीजें जो अंदर होती है पानी की, उसको हम बल्क वाला पार्ट बोलते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर बोला गया है कि सरफेस टेंशन है ये, तो यहां पर एक क्लासिफाई कर दिया गया है कि ये जो प्रॉपर्टी आप पढ़ने वाले हो, ये सरफेस से रिलेटेड है, ये बल्क से रिलेटेड नहीं है। ओके सर, ठीक है। तो सर क्या बल्क में जो प्रॉपर्टीज होती है हमारे लिक्विड के पास और उसकी सरफेस की जो प्रॉपर्टीज होती है लिक्विड के पास, क्या वो अलग अलग होती है? बिल्कुल अलग अलग होती है, बहुत हद तक अलग अलग होती है, और बहुत अलग तरीके से दोनों को ही एनालाइज किया जाता है। ठीक है सर, ओके सर, समझ में आई बात हमको। अब देखो, सरफेस टेंशन जो है, अच्छा ये मैंने मिटा दिया है, जरूरत नहीं थी इसको मिटाने की। सरफेस टेंशन जो है, नाम में ही उसके टेंशन है। टेंशन का मतलब होता है खिंचाव। क्या मतलब होता है? खिंचाव। तो खिंची हुई चीज है ना। क्या है भाई? खिंची हुई चीज है। ये जो खिंचाव है, ये आपको पता है कैसा फील होता है? मैं आपको एक बार इमेजिन करने की कोशिश करता हूं, इमेजिन करवाने की कोशिश करता हूं। अच्छा सर, वो सब तो ठीक है, वो सब तो ठीक है, आप इमेजिन करवा दोगे, आप पहले इसको समझाओ तो। इट गेट्स कॉन्ट्रैक्टेड टू अ मिनिमम एरिया, ये क्या है सर? इट गेट्स कॉन्ट्रैक्टेड टू अ मिनिमम एरिया एंड बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। ये मिनिमम एरिया क्या है सर? ये मिनिमम एरिया क्या है? देखो ध्यान से सुनना। अगर मैं आपको पहले मैं मिनिमम एरिया कंसेप्ट आपको समझाता हूं कि मान लीजिए अगर मैं आपको कोई वॉल्यूम दूं, कोई पर्टिकुलर वॉल्यूम देता हूं, है ना, कि लो भाई इतना वॉल्यूम है आपके पास, ये V वॉल्यूम मैंने आपको दिया। क्या दिया आपको मैंने? V वॉल्यूम दिया। V वॉल्यूम मैंने आपको दिया। मैंने बोला भैया इस V वॉल्यूम से आप बहुत डिफरेंट टाइप के शेप बना सकते हो। बिल्कुल बना सकते हो। क्या बना सकते हो सर? हम सिलेंडर बना सकते हैं, है ना। इतने ही वॉल्यूम का हम सिलेंडर बना सकते हैं, इतने ही वॉल्यूम का हम कोन बना सकते हैं, इतने ही वॉल्यूम का हम क्या बना सकते हैं? सिलेंडर बना सकते हैं, कोन बना सकते हैं, क्यूब बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, XYZ कुछ भी, कोई भी शेप बना सकते हैं।
लेकिन बात क्या है, बात है मिनिमम एरिया की, मिनिमम सरफेस एरिया की। तो एक चीज और है जो आपकी होती है मिनिमम सरफेस एरिया की, और वो क्या है, स्फीयर। मतलब अगर मैं आपको V वॉल्यूम दे दूं और मैं बोलूं इस वॉल्यूम का आपको कोई ऐसा शेप बनाना हो जिसका सरफेस एरिया सबसे मिनिमम हो, तो वो हमेशा क्या निकल कर आता है, स्फीयर निकल कर आता है। ठीक है, प्रूवन फैक्ट है, प्रूवन फैक्ट है, ठीक है ना। सर ऐसा होता क्यों है कि ये लिक्विड अपने आप के एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे जब हम सरफेस एनर्जी पे चलेंगे। सरफेस एनर्जी से आपको पता चल जाएगा कि क्यों हमारा ये एरिया मिनिमाइज करने की कोशिश करता है अपने आप को। ठीक है, चलिए समझते हैं। तो V वॉल्यूम में, जब V वॉल्यूम में आपको देकर बोलूं कि भाई मुझे मिनिमम सरफेस एरिया का कोई शेप चाहिए, तो वो निकल कर आता है क्या, स्फीयर। तो अब आप खुद सोचो कि भैया जब मैं अपने पानी को उछालता हूं, अपने पानी को फेंकता हूं और पानी छोटे छोटे स्मॉल ड्रॉप्स में, पानी छोटे छोटे स्मॉल ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाता है, आपने फेंका है ना, तो पानी स्मॉल ड्रॉप्स में अगर कन्वर्ट होता है, तो क्या मैं उस पानी को फेंकने के बाद उसके कान में जाके बोलता हूं क्या कि सुनो तुमको स्फीयर का शेप लेना है, क्योंकि मैंने तो ये बच्चों को पढ़ा चुका हूं। क्या मैं अगर पानी लेता हूं और पानी को फेंकता हूं, तो क्या मैं पानी को फेंकने के बाद उसके कान में जाके बोलता हूं कि अरे पानी सुनना, मेरी इज्जत रख लेना, वो मैंने बच्चों को पढ़ा दिया है ऐसा कि मिनिमम सरफेस एरिया जो होता है वो स्फीयर होता है, तो तू स्फीयर बन जाना, छोटे छोटे ड्रॉप जब तू बनेगा तो तू स्फीयर बन जाना। ऐसा मैं बोल सकता हूं क्या पानी को? नहीं, पानी तो पानी है, पानी किसी की थोड़ी ना सुनेगा। पानी की जो स्मॉल ड्रॉप्स होती हैं, आपने देखा होगा उनका शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। कैसा शेप होता है, स्फेरिकल होता है। अच्छा ये बताओ, क्या बड़ी ड्रॉप जो होती है पानी की या किसी भी लिक्विड की, क्या उसका शेप भी स्फेरिकल होता है? नहीं सर, उसका शेप स्फेरिकल तो नहीं होता, उसका शेप कुछ ऐसा सा होता है सर, ऐसे बैठ जाती है सर, वो ऐसी ओवल शेप की हो जाती है सर, वो स्फेरिकल नहीं रह जाती। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप बड़ी ड्रॉप की बात करते हो तो बड़ी ड्रॉप में उनका वेट भी आपको कंसिडर करना पड़ता है, ग्रेविटी वहां एक्ट करने लग जाती है जो खींचती है उसका वजन, जो पानी की ड्रॉप को खींचती है, इसलिए ऐसी बैठी हुई ड्रॉप आपको दिखती है जब आप बिगर ड्रॉप्स देखते हो, है ना, बिगर ड्रॉप्स, जब आप बिगर ड्रॉप्स की बात करते हो, ओके, बिगर ड्रॉप्स की बात करते हो, ठीक है सर। आंखों देखा है सर, आंखों देखा है, आंखों देखा है हमने, जब भी पानी की ड्रॉप्स को देखा है, स्मॉल ड्रॉप्स को, उसका शेप हमने स्फेरिकल ही पाया है। सर पानी नहीं, हम किसी भी की चीज की बात करें, हमको अगर दिखता है कोई लिक्विड तो हमको उसकी जो ड्रॉप्स होती है ना, स्मॉल ड्रॉप्स, वो स्फेरिकल ही दिखती है। लार्जर ड्रॉप्स में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, बिगर ड्रॉप्स में थोड़ी दिक्कत हो जाती है कि वो बैठ जाती है, क्योंकि उसमें क्या एक्ट करता है, ग्रेविटी एक्ट करती है, उनका वजन भी होता है ना, अच्छा खासा वजन होता है। ठीक है सर, ओके। तो ये बात हमको समझ में आई कि जो सरफेस टेंशन है वो एक सरफेस प्रॉपर्टी है लिक्विड की, एक रुके हुए लिक्विड की, जो लिक्विड रेस्ट पर है, जिसके कारण वो अपना सरफेस एरिया मिनिमाइज करने की कोशिश करता है ना। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि अगर वी वॉल्यूम का मैं आपको वॉल्यूम फिक्स कर दूं और बोलूं कि ऐसा शेप बनाओ जिसका सरफेस एरिया सबसे मिनिमम हो, तो वो शेप कौन सा निकल कर आता है, स्फीयर शेप निकल कर आता है। ठीक है, पक्की बात है, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई परेशानी नहीं सर, कोई परेशानी नहीं। चलिए, तो अब देखिए ये जो स्फीयर है, ये जो स्फीयर है ये क्यों बना, वो इसलिए बना क्योंकि मिनिमम सरफेस एरिया की रिक्वायरमेंट थी। मैंने अभी आपको ये नहीं बताया है कि मिनिमम सरफेस एरिया क्यों बनाने की कोशिश करता है, ये अभी मैं आपको बिल्कुल नहीं बता रहा हूं। मैं आपको ये कहां बताऊंगा, ये मैं आपको बताऊंगा जाकर सरफेस एनर्जी में। ठीक है ना। अब देखो कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको बुक्स में मिलेंगे, मैं एक एग्जाम्पल पढ़कर आया था बचपन से, मैं वो एग्जाम्पल भी आपको डिस्कस करूंगा, है ना। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि सरफेस टेंशन के कारण जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ध्यान से सुनना, सरफेस टेंशन के कारण जो पानी के अंदर के मॉलिक्यूल्स, जो लिक्विड के अंदर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, एक खिंचाव बनाकर रखते हैं। क्या बनाकर रखते हैं, खिंचाव बनाकर रखते हैं। अगर एक मॉलिक्यूल यहां पर है, एक मॉलिक्यूल यहां पर है, एक मॉलिक्यूल यहां पर है, तो एक दूसरे को खींचेंगे, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को खींचेंगे, इनके बीच में क्या बना रहेगा, एक तनाव बना रहेगा, है ना। कैसा, एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन जैसा तनाव, जैसे आपने किसी गुब्बारे के, फटे हुए गुब्बारे का से खींचते हो ना, तो एक मेम्ब्रेन बन जाती है, पतली सी मेम्ब्रेन। वैसे ही मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, एक टेंशन होता है। क्या होता है भाई, एक टेंशन होता है, जिसके कारण हमको फील होता है कि एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन जैसा है। ठीक है, और एक टेंशन क्या होता है, एक फोर्स ही होता है। पक्की बात है? हाँ सर, पक्की बात है। ठीक है सर, आइए अब जो एग्जाम्पल्स आपको बुक में देखने को मिलते हैं, मैं वही एग्जाम्पल आपसे डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आपने वो देखा है क्या बोलते हैं उसको, जो हम बचपन में उसको बोलते हैं क्या इंस्ट्रूमेंट को, जब आप बचपन में वो फुलाते थे, क्या बोलते हैं, सर्फ के पानी में डाल के और करते तो बहुत सारे बबल बन जाते थे, है ना। क्या बोलते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को, मेरे को कमेंट में जरा बताना, है ना। तो उसका एक और आता था इंस्ट्रूमेंट, किस टाइप का, इस टाइप का, देखो ऐसा, इस टाइप का रहता था वो, इस टाइप का रहता था, और उसमें यहाँ पर एक वायर होती थी, जिस वायर को और इसको इंस्ट्रूमेंट को आप किसमें, सोप सोल्यूशन में डुबा देते थे। सोप सोल्यूशन में जैसे ही डुबाते थे, है ना, और यहाँ पर जैसे ही आपने सोप सोल्यूशन में डुबाया, तो यहाँ पर क्या होती थी, एक फिल्म बन जाती थी। क्या बन जाती थी, ऐसी एक फिल्म बन जाती थी कि नहीं बन जाती थी, है ना। और ये क्या होता था, ये होता था स्लाइडिंग वायर।
क्या होता था, ये एक स्लाइडिंग वायर हुआ करता था। ठीक है, यहां पर क्या जम गई भाई, एक फिल्म बन गई, सोप सोल्यूशन की एक फिल्म बन गई। अब आप जब इसको छोड़ देते थे तो क्या होता था, आपको याद नहीं होगा लेकिन मैं आपको याद दिलाने की कोशिश करता हूं कि ये जो अंदर के मॉलिक्यूल्स होते थे वो इस वायर को, जो बहुत पतली हुआ करती थी, ज्यादा भारी नहीं, उसको अंदर की तरफ खींचते थे। तो ये वायर धीरे धीरे करके अंदर की तरफ खींचती थी। क्यों क्यों क्यों? डेफिनेशन पढ़ो। जब भी कोई लिक्विड होता है जो रेस्ट पर होता है, वो क्या कोशिश करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि उसे अपना सरफेस एरिया मिनिमाइज करना होता है। तो उसे अब ये एरिया, इस फिल्म को ये एरिया मिनिमाइज करना था, तो वो क्या करने लगी, इस स्लाइडिंग वायर को अपनी तरफ खींचने लगी ताकि ये एरिया क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। लेकिन सर होता क्यों है, ये एरिया मिनिमाइज हुआ क्यों? प्लीज इस डाउट को अपने अंदर रख लो, मैं सरफेस एनर्जी तक आपको ले चलूंगा, वहां इस डाउट को एकदम ब्रेक कर दूंगा, वैसे ही जैसे एक बबल ब्रेक हो जाता है। बबल ब्रेक नहीं, बबल तो फूट जाता है सर। हाँ वही यार, एक ही बात है, ठीक है ना। जैसे दिल टूट जाता है, जैसे भरोसा टूट जाता है, वैसे ही बबल फूट जाता है। ओहो, वाह सर क्या बात है। चलिए, हाँ एक एग्जांपल और आपने बुक्स में पढ़ा होगा, एच.सी. वर्मा में देखा होगा आपने, और शायद डीसी पांडे में भी है, और मेरे स्कूल में भी बताया जाता था। जब मैं छोटा था तो मेरे स्कूल में भी बताया जाता था। दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, देखिए एक एग्जांपल है, उसमें क्या है, यह बोला जाता है कि आपके पास एक रिंग है। क्या है भाई, आपके पास एक ऐसी रिंग है, ठीक, ध्यान से सुनना। और इस रिंग को आपने किस में डुबा दिया, अगेन सोप सोल्यूशन में डुबा दिया। रिंग लिया आपने और रिंग को अलग से किस में डुबा दिया भाई, एक सोप सोल्यूशन में डुबा दिया। तो रिंग को जब आप सोप सोल्यूशन में डुबाओगे तो क्या होगा भाई, यहां पर एक फिल्म जम जाएगी। ये सोप सोल्यूशन की क्या है भाई, फिल्म है ना। दिस इज योर सोप सोल्यूशन, सोप सोल्यूशन, ठीक है ना। पूरी फिल्म जम गई, सोप सोल्यूशन की पूरी फिल्म जम गई। अब आपने क्या किया, अब आपने इस पर एक पतला सा धागा, बहुत पतला सा धागा जिसका कुछ खास ज्यादा वजन नहीं है, और उस पतले से धागे को यहां पर लाकर ऐसे छोड़ दिया। ये एग्जांपल बहुत पुराना है, घिसा पिटा एग्जांपल है, ठीक है ना। उस धागे को आपने लाकर ऐसे छोड़ दिया। इतना इतना हल्का धागा था ये कि ये सोप सोल्यूशन से जो आपकी फिल्म बनी थी वो फटी नहीं, वो फूटी नहीं, वो वैसी की वैसी थी, ठीक है ना। लेकिन आपने जैसे धागे को रखा था, धागा वैसा का वैसा रहा, धागे में कोई भी चेंजेस नहीं आए। ओके ठीक है सर। फिर आपने क्या किया, आपने ये किया कि आपने इसके बीच में जाकर क्या किया, बीच में जाकर एक सुई से प्रिक कर दिया इसको। क्या कर दिया, इसको जाके ऐसे कर दिया, तो ये सोप सोल्यूशन क्या हुआ, जो फिल्म थी ये फटी, है ना। लेकिन फटी तो फटी, ये जो फिल्म थी ये फटी तो फटी, लेकिन साथ में हमने ये देखा कि ये जो धागा था, जो उबड़ खाबड़ पड़ा हुआ था, वो कैसा हो गया, वो कुछ ऐसा हो गया। देखो कैसा हो गया, ऐसा हो गया। और जो सोप सोल्यूशन की फिल्म थी वो कुछ ऐसी हो गई। सोप सोल्यूशन की जो फिल्म थी वो कुछ ऐसी हो गई। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर, कोई परेशानी नहीं है। हुआ कैसे सर, ये बताओ आप तो, ठीक है। चलिए इसी के बारे में आपसे बात करता हूं। तो देखो मैंने आपको क्या बताया कि हमारे पास जो सरफेस टेंशन था वो ये बताता था, सरफेस टेंशन ये बताता था कि एक खिंचाव है मॉलिक्यूल्स के बीच में। क्या है, खिंचाव है मॉलिक्यूल्स के बीच में। मतलब अगर मान लो मैं यहां पर एक लिक्विड एट रेस्ट कंसिडर करूं, है ना, लिक्विड एट रेस्ट कंसिडर करूं, और यहां पर एक इमेजिनरी लाइन बनाऊं। क्या बनाऊं, एक इमेजिनरी लाइन बनाऊं। ये मेरी क्या है भाई, इमेजिनरी लाइन है। क्या है मेरी, ये इमेजिनरी लाइन है, ठीक, ओके सर, ठीक है। तो देखो अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, आपको पता है ये क्या चाहते हैं, ये अपना एरिया मिनिमाइज करना चाहते हैं। तो ये जो इस साइड वाला वाटर है वो बोलेगा भाई मेरे को अपना एरिया मिनिमाइज करना है, तो इस पर फोर्स लगा दो, एक वर्टिकल एफ फोर्स लगा दो, इस पर एफ फोर्स लगा दो, हर जगह एफ फोर्स लगा दो, है ना, एकदम इस इमेजिनरी लाइन के परपेंडिकुलर। और इधर का वाटर क्या सोचेगा, इधर का वाटर सोचेगा भाई मुझे अपना मिनिमाइज करना है एरिया, तो इस पर एक परपेंडिकुलर फोर्स लगा दो, इस इमेजिनरी लाइन पे एक परपेंडिकुलर फोर्स लगा दो। आई बात समझ में। मान लो इस लाइन की लेंथ, मान लो इस लाइन की लेंथ L है ना, मान लो इस लाइन की लेंथ L है, तो जो सरफेस टेंशन होता है ना बाबा, जो सरफेस टेंशन होता है ना, उसको मैं बोल रहा हूं S, वो होता है ये परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, सॉरी अपॉन लेंथ ऑफ द इमेजिनरी लाइन। मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये जो फोर्स लगा रहा है अपना वाटर, ये क्या, पर यूनिट लेंथ, और लेंथ किसकी, इमेजिनरी लाइन की। तो आपको समझ में आया कि सरफेस टेंशन की यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर, है ना। और ये कैसा है, ये टेंशन में है। कैसा है भैया, ये टेंशन में है, खिंचाव में है,
ठीक है सर, हाँ सर, ओके ओके ओके। तो आप ये बात समझ गए कि एक इमेजिनरी लाइन हम मान लेते हैं जिस पर ये मानते हैं कि भाई अगर अपने वाटर को या अपने लिक्विड को जो कि रेस्ट पर है उसको अगर एरिया अपना मिनिमाइज करना है तो उस पर एक परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगा, उस फोर्स पर यूनिट लेंथ को ही हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं। ये बात आपको समझ में आई? हाँ सर समझ में आई। आओ चलो वापस अपने एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि एक रिंग थी हमारे पास जिसको हमने किसमें, सोप सोल्यूशन में डुबाया, सोप सोल्यूशन के कारण उसमें एक फिल्म बन गई, उसके ऊपर मैंने एक बहुत पतला सा धागा क्या कर दिया, ऐसे गुड़ मोड़ करके रख दिया। थोड़ी देर बाद मैंने क्या किया, उसको सेंटर पे ऐसे जाके ऐसे प्रिक कर दिया, ऐसे जाके उसको प्रिक कर दिया। तो क्या हुआ कि भाई सोप सोल्यूशन बीच से तो गायब हो जाएगा क्योंकि आपने इतने सोप सोल्यूशन को तो प्रिक कर दिया, खत्म कर दिया, हाँ कि ना, इतनी फिल्म तो गायब हो गई। अब ये फिल्म जब गायब हुई तो कहां बची, सिर्फ और सिर्फ इस धागे के चारों ओर बची, है ना। और ये धागा कैसा हो गया, ये धागा गोल हो गया, रेडियली आउटवर्ड क्या कर गया, फैल गया। अच्छा ऐसा क्यों हुआ जरा समझते हैं, देखना बहुत ध्यान से समझना। देखो जब तक सूरज चांद रहेगा, देखो जब यहां पर हमारा धागा पड़ा हुआ था, है ना, तो आप देखो इस साइड की जो फिल्म थी वो उस पर बाहर की तरफ फोर्स लगा रही थी और अंदर की तरफ जो फिल्म थी उस पर अंदर की तरफ फोर्स लगा रही थी। तो इतनी सी लेंथ के लिए देखो फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे थे कि नहीं, हाँ सर। ऐसा आप कहीं भी देख लो, चाहे आप इधर देख लो, इधर बाहर भी फिल्म है, सोप सोल्यूशन है, तो बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, अंदर भी सोप सोल्यूशन है तो अंदर की तरफ भी एक फोर्स लग रहा है। ये सारे फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। ऐसा आप हर जगह देख सकते हो, ऐसा सिर्फ यहां नहीं, ऐसा आपको हर जगह देखने को मिलेगा, हर जगह देखने को मिलेगा, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, हर जगह देखने को मिलेगा, है ना। अंदर बाहर एक दूसरे को फोर्सेस क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। इसलिए जब मैंने धागे को यहां गुड़मुड़ करके डाला तो धागे का जो शेप था वो नहीं बदला, वो वैसे का वैसा ही था, क्योंकि उस पे हर छोटी छोटी लेंथ पर लगने वाले फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर रहे थे, अंदर बाहर से कैंसिल आउट कर रहे थे। बट जब मैंने अंदर के सोप सोल्यूशन को क्या कर दिया, अंदर की फिल्म को प्रिक कर दिया, ब्रेक कर दिया, तो क्या हुआ भाई, अंदर से तो सोप सोल्यूशन गायब हो गया, अंदर से तो सोप सोल्यूशन गायब हो गया, अब अंदर कुछ है ही नहीं। जब अंदर कुछ है ही नहीं तो अंदर पे लगने वाले फोर्सेस तो खत्म, सिर्फ और सिर्फ क्या बचे, ये जो बाहर का सोप सोल्यूशन है ये क्या करने लगा, बाहर की तरफ आउटवर्ड, ऐसे रेडियली आउटवर्ड ऐसे फोर्स लगाने लगा। देखो ऐसे रेडियली आउटवर्ड क्या करने लगा, फोर्स लगाने लगा। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं। ऐसे रेडियली आउटवर्ड क्या करने लगा, फोर्स लगाने लगा। तो उसके कारण क्या हुआ, धागा कैसा हो गया, धागा ऐसा फैल गया और ऐसे उसने एरिया बना लिया अपना। ठीक है, ठीक है सर। अब आप देखो ध्यान से समझना, हमारा लिक्विड क्या करना चाहता है, अपने एरिया को मिनिमाइज करना चाहता है। हमारा लिक्विड क्या चाहता है, अपने एरिया को मिनिमाइज करना चाहता है। ठीक, तो जब यहां से अपने सोप सोल्यूशन को ब्रिक किया तो ये जो फिल्म थी ये क्या चाह रही थी, ये चाह रही थी कि मैं अपना एरिया ज्यादा से ज्यादा मिनिमाइज कर लूं। तो आप देखो कि वो कहां कहां है, वो बाहर बाहर है, ये देखो सोप सोल्यूशन कहां है, ये लाल 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 दिख रहा है आपको, बाहर बाहर बचा है ना। और ये चाह रहा था कि अपना एरिया मिनिमाइज कर ले। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर ये एरिया मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से, अगर ये एरिया कम होना चाहिए होता है, अगर ये एरिया कम होता है तो आपको ऐसा नहीं लगता ये एरिया बड़ा होगा। जब ये एरिया कम होता है तो आपको ऐसा नहीं लगता ये एरिया बढ़ा होगा। ऑब्वियस सी बात है सर, ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल। तो हुआ यही ना, धागा आपने गुड़मुड़ करके रखा था, ऐसे गुड़मुड़ करके छोटा सा रख दिया था, और जैसे ही आपने सोप सोल्यूशन को ब्रेक किया तो ये धागा घूम कर ऐसे रेडियली आउटवर्ड फैलकर बड़ा हो गया, ऐसा बड़ा हो गया। तो धागे ने ज्यादा एरिया कवर कर लिया और सोप सोल्यूशन के पास कम एरिया था। तो यही तो सोप सोल्यूशन चाहता था कि भैया सरफेस टेंशन के कारण उसने अपने एरिया को क्या कर लिया, मिनिमाइज कर लिया। आई बात समझ में। और ये धागा फैलकर क्या हो गया, एकदम सर्कल बन गया। तो इसका एरिया ज्यादा हो गया और इस फिल्म का एरिया कम हो गया। क्यों हुआ ऐसा, सरफेस टेंशन के कारण। आई बात समझ में, हाँ सर समझ में। तो यही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर देखो ये जो मच्छर बैठा हुआ है, ये जो फिल्म है, ये कैसी फिल्म है, ये स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन जैसी फिल्म है, खिंची हुई है ना। एक दूसरे को मॉलिक्यूल खींचकर बांधे हुए हैं आपस में, बिल्कुल वैसे ही जैसे रबर होती है ना हमारी, जो गुब्बारे वाली, उसको हम खींचते हैं ऐसे, है ना, तो एकदम मेम्ब्रेन बन जाती है। वैसे ही ये मेम्ब्रेन इस मच्छर को मिल गई है और उस पे जाकर क्या कर गया है, बैठ गया है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे, हाँ सर समझे। सो दिस इज दी सरफेस टेंशन फॉर यू। अच्छा, सरफेस टेंशन होता क्यों है, क्या रीजन है लिक्विड में सरफेस टेंशन होने की? क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, जिसको आप कोहेसिव फोर्सेस बोलते हो। तो कोहेसिव फोर्सेस होने के कारण ही सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी आती है।
ठीक है ना, पक्की बात है? हाँ सर। कोहेसिव फोर्सेस की बात मैंने आपसे की थी, अधेसिव फोर्सेस की बात मैंने आपसे की थी। कोहेसिव फोर्सेस सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होते हैं, अधेसिव फोर्सेस डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में होते हैं। पक्की बात है? हाँ सर पक्की बात है। चलिए आपको समझ में आया? हाँ सर। तो ये एग्जांपल आपको बुक्स में मिल जाएंगे, कोई ऐसे बहुत बड़े भारी एग्जांपल नहीं थे, बहुत बेसिक से एग्जांपल थे जो मैंने आपको समझा दिए हैं। चलिए आगे बढ़ें। हाँ सर आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो हमारा सरफेस टेंशन है बाबा, सरफेस टेंशन मैंने आपको बताया एक सरफेस की प्रॉपर्टी है, बल्क की प्रॉपर्टी अलग होती है, सरफेस की प्रॉपर्टी अलग होती है ना। और सरफेस टेंशन जो प्रॉपर्टी है वो एक यूनिक प्रॉपर्टी है। क्या है कि ये यूनिक प्रॉपर्टी है। यूनिक प्रॉपर्टी का मतलब सर, यूनिक प्रॉपर्टी का मतलब ये कि अलग अलग लिक्विड के लिए सरफेस टेंशन की वैल्यूज क्या होती हैं, अलग अलग होती है। अगर मैं वाटर की बात करूं तो उसके लिए सरफेस टेंशन कुछ और होगा, अगर मैं मरकरी की बात करूं तो उसके लिए सरफेस टेंशन की वैल्यू कुछ और होगी, अगर मैं वाटर को ही गर्म कर दूं तो उसके लिए सरफेस टेंशन की वैल्यू अलग होगी, अगर वाटर को ही ज्यादा ठंडा कर दूं तो सरफेस टेंशन की वैल्यू अलग होगी, अगर वाटर के अंदर मैं इंप्योरिटी मिला दूं यानी कि सोप सोल्यूशन मिला दूं तो सरफेस टेंशन की वैल्यू अलग होगी। तो आप देख रहे हो कि नहीं, हर चीज हर घड़ी में ये चीज सरफेस टेंशन चेंज हो रही है, मतलब एक यूनिक वैल्यू है। क्या हो रही है? ये एक वैल्यू यूनिक है। जैसे कि अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, वाटर के लिए सरफेस टेंशन की वैल्यू होती है 0.075 न्यूटन पर मीटर। ठीक। अच्छा, अगर मैं इसमें सोप सोल्यूशन मिला दूं, क्या मिला दूं? सोप सोल्यूशन बना दूं, उसका सोप सोल्यूशन बना दूं तो इसके लिए वैल्यू हो जाती है 0.03, आई थिंक यही होती है, प्लीज एक बार चेक कर लीजिएगा, वैसे यही होती है 0.03 न्यूटन पर मीटर। क्या हो गई भाई वैल्यू? कम हो गई कि ज्यादा हो गई? कम हो गई ना, बिल्कुल कम हो गई है ना। अगर मैं बात करूं मरकरी की, तो मरकरी के लिए सरफेस टेंशन की वैल्यू होती है 0.4 न्यूटन पर मीटर। सर ये तो बहुत ज्यादा है, सर ये तो बहुत ज्यादा है। मरकरी के लिए जो सरफेस टेंशन की वैल्यू है वो तो वाटर से बहुत ज्यादा है, बिल्कुल बहुत ज्यादा है। तो आप खुद देखना ना, कभी आपसे गलती से थर्मामीटर टूटा है, वो वाला थर्मामीटर जिसमें मरकरी आता था, जिसमें अंदर मरकरी भरा होता था। मरकरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? मरकरी को हिंदी में क्या, कमेंट में बताना मरकरी को हिंदी में क्या बोलते हैं। तो वो जो मरकरी भरा होता था, अगर आपसे गलती से वो थर्मामीटर छूट गया तो अंदर से मरकरी निकलता था और छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में ऐसे बन जाता। देखो ऐसे छोटे छोटे नहीं तो गंदे बने हैं, थोड़े अच्छे से गोल गोल, ऐसे गोल गोल प्यारे 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 ऐसे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में वो फैल जाता था जमीन पे। आप उसे उठाते थे, उसको हाथ में रख लेते थे, एकदम परफेक्ट स्फेरिकल शेप आपको दिखता था। आपका मन ललचाता था कि यार ये इसको मैं तोड़ देता हूँ, इसको मैं तोड़ देता हूँ, ये फैल क्यों नहीं रहा? क्योंकि हमको क्या आदत थी, पानी जब जमीन पे हम डालते थे तो पानी फैल जाता था जमीन पे, एकदम चादर की तरह फैल जाता था पानी। लेकिन जब हमने मरकरी को जमीन में गिरते हुए देखा तो मैंने बोला यार तो बढ़िया परफेक्ट स्फेरिकल शेप ले लेती है। तो मेरा मन नहीं मानता, मैं उसको दबाता हूँ, ऐसे अंगूठे से दबा के मैं कोशिश करता हूँ। एक बार कोशिश करना, घर में तुम्हारे थर्मामीटर हो ना मरकरी वाला, तो उसको फोड़ देना। सर कैसी बात कर रहे हो पापा, हमको फोड़ देंगे सर, ये भी बात है, लेकिन इतना तो करना पड़ेगा ना फिजिक्स के लिए। तो आप उस मरकरी वाले थर्मोमीटर को तोड़ना और देखना छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में मरकरी बाहर आ जाएगा। फिर उसको मसलना, कोशिश करना कि वो ड्रॉप टूट जाए, फूट जाए। लेकिन आप जैसे उसको मसलोगे ना तो और छोटी परफेक्ट स्फेरिकल शेप की ड्रॉप्स बन जाएंगी। मजा आ जाएगा आपको देखने में। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई उसका सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा है, मरकरी के मॉलिक्यूल्स के बीच में खिंचाव बहुत ज्यादा है, वो एक दूसरे से दूर जा ही नहीं सकते, है ना। वो एक दूसरे को बांधे रखते हैं और एक परफेक्ट मिनिमम सरफेस एरिया की एक स्फेरिकल शेप बना लेते हैं। लेकिन अगर आप पानी की बात करो तो पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में उतना सरफेस टेंशन नहीं होता है, लेकिन उतना नहीं होता जितना मरकरी में होता है। कोहेसिव फोर्सेस भी मरकरी के मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा होता है। ये बात याद रखना यार, सरफेस टेंशन जो होता है वो कोहेसिव फोर्सेस के कारण होता है, कोहेसिव फोर्सेस के कारण होता है। ठीक है, हाँ सर। अच्छा, यहां पर एक बहुत छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि सोप सोल्यूशन क्यों बनाया जाता है, वाटर से ही कपड़े क्यों नहीं धो लिए जाते। अगर आपको कपड़े धोना है, पैंट धोना है, शर्ट धोना है, तो आप पानी से सीधे क्यों नहीं धोते, उसको सोप सोल्यूशन में गला के क्यों रखते हो? तो उसके पीछे भी रीजन है। देखो क्या होता है ना, जो हमारी जीन्सेस होती है, जैसे मान लो ये कपड़ा है, यहाँ पास में आता हूँ तुम्हारे में, ये कपड़ा है, तो इसकी गंदगी कहाँ छुपी होगी? इस कपड़े के छोटे छोटे पोर्स में। गंदगी कहाँ छुपी होगी? छोटे छोटे पोर्स में। तो जब आप पानी में इस गंदी टी शर्ट को गला दोगे, है ना, तो पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है? सरफेस टेंशन ज्यादा है। तो पानी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अंदर छोटे छोटे पोर्स में नहीं जाने देंगे, बोलेंगे तुम कहां जा रहे हो, तुम हमारे साथ खिंचाव में रहो, तुम थोड़ा ना कहीं जा सकते हो, तुमको जाने की कहीं अनुमति नहीं है, तुम अलाउड नहीं हो कहीं जाने के लिए। ठीक है ना?
लेकिन जब आप उसमें सोप मिला देते हो, सर्फ मिला देते हो, सोप सोल्यूशन बना देते हो उसका, तो पानी का सरफेस टेंशन कम हो जाता है। अब पानी का सरफेस टेंशन जब कम हुआ तो उनके बीच में खिंचाव कम हुआ, अब वो घूमने फिरने जा सकते हैं मॉलिक्यूल्स। तो वो क्या करते हैं, पानी जो होता है फिर इस किसी गंदी टी शर्ट के जो पोर्स होते हैं ना छोटे छोटे, उसमें चला जाता है जब सोप सोल्यूशन बन जाता है तब, है ना। सरफेस टेंशन कम हुआ और उनके बीच में अट्रैक्शन कम हुआ, उनको बोला अब आप जा सकते हो जहां आपको जाना है, तो वो छोटे छोटे पोर्स में घुस जाते हैं और मैल लेकर, डर्ट लेकर बाहर आ जाते हैं, ठीक है ना। ऐसा ही होता है, इसलिए हम सोप सोल्यूशन में क्या करते हैं, अपने कपड़ों को गलाकर रखते हैं। अच्छा, पानी को गर्म कर दोगे तो और ज्यादा अच्छा होगा, और सरफेस टेंशन कम हो जाएगा और अच्छे दाग आपके निकलेंगे, है ना। लेकिन दाग क्या है, अच्छे हैं, बिल्कुल। चलिए, तो ये बात आपको समझ में आई सरफेस टेंशन के बारे में कि सरफेस टेंशन में क्या होता है। ये एक प्रॉपर्टी होती है, सरफेस की होती है, और हर लिक्विड के लिए क्या होती है, अलग होती है। चलिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ, अच्छा सिग्मा क्या है भाई, सरफेस टेंशन को आप किससे डिफाइन करते हो भाई, सिग्मा से डिफाइन करते हो, है ना। आप ज्यादातर जगह देखोगे तो सरफेस टेंशन को किससे डिफाइन किया जाता है, सिग्मा से डिफाइन किया जाता है, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ सिग्मा डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। मैंने आपको अभी बताया कि अगर आप गर्म पानी कर दोगे तो सरफेस टेंशन और कम हो जाएगा और आपके कपड़े और ज्यादा साफ हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द सिग्मा डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे सरफेस टेंशन उतना कम होगा। क्यों, मैंने आपको बताया था कि भैया जब लिक्विड का टेम्परेचर आप बढ़ाते हो तो उनमें कोहेसिव फोर्सेस कम होने लगते हैं, फोर्स ऑफ कोहेजन कम होने लगता है। अगर फोर्स ऑफ कोहेजन कम होगा तो सरफेस टेंशन भी कम होगा, क्योंकि कोहेजन के कारण, कोहेसिव फोर्सेस के कारण ही क्या आता है, सरफेस टेंशन आता है, ठीक है। ओके सर, नेक्स्ट इज द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड डिक्रीजेस बाय एडिंग इंप्योरिटीज। अभी मैंने आपको बताया कि जब आपने प्योर वाटर लिया था तो सरफेस टेंशन ये था, उसमें जब आपने सोप सोल्यूशन ऐड कर दिया तो सरफेस टेंशन ये था, है ना। जितना ज्यादा आप, इंप्योरिटी का मतलब ये नहीं कि गंदगी ही हो, कुछ भी आप उसमें मिला दोगे तो वो उसके लिए इंप्योरिटी है, क्योंकि वो उसके सरफेस टेंशन को क्या कर रही है, कम कर रही है। बात समझ में आई, हाँ सर समझ में आई। सर सरफेस टेंशन हमेशा फोर्स पर यूनिट लेंथ ही होता है क्या, हाँ हमेशा फोर्स पर यूनिट लेंथ ही होता है, ठीक है ना, पक्की बात है, हाँ सर पक्की बात है। चलिए इसको नोट डाउन कर लो भैया, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, एक पॉइंट और है कि द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड डिक्रीजेस बाय एडिंग इंप्योरिटीज। इसके बारे में मैं आपसे बात कर चुका हूँ, ये सारी चीजें हम समझ गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे शायद हमारे पास एक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, उसे देखेंगे। क्वेश्चन है, फ्लोटिंग ऑफ अ हेवी नीडल, फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल मास ऑफ अ ग्रीज्ड नीडल फ्लोटिंग ऑन वाटर सरफेस। अच्छा, बहुत ही ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, घिसा पिटा क्वेश्चन है ना। आपको बहुत सारी बुक्स में मिल जाएगा, संगेज में भी मिल जाएगा, डीसी पांडे में मिल जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, मतलब कराते हैं लोग, स्कूल में भी आपको कराया जाए, हो सकता है ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं बहुत ध्यान से। एक नीडल है आपके पास, है ना, और वो फ्लोट कर रही है, फ्लोटिंग ऑफ अ हेवी नीडल, फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल मास ऑफ द ग्रीज नीडल फ्लोटिंग ऑन द वाटर सरफेस। अब हमको इसका मैक्सिमम पॉसिबल मास पता करना है ना, इतना मास कि भैया जिसके कारण ये फ्लोट करते रहे, नीचे अंदर डूबे नहीं, ठीक है ना। चलो तो देखिए इस पे लगता क्या क्या है, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो देखो, एक तो लगेगा इस पे फोर्स कौन सा, सरफेस टेंशन का। अब देखो मान लीजिए हमारी एक्सिस है, अब ये जो सरफेस है वाटर का, ये सीधा तो रहेगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, टेढ़ा मेढ़ा होगा, डिस्टॉर्टेड सरफेस रहेगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि इस पे जो फोर्स लगने वाला है अलोंग द टेंजेंट, मान लिया मैंने, वो एफ होगा इधर, है ना, अलोंग द टेंजेंट वो यहाँ होगा एफ इधर, ठीक है ना। पानी का सरफेस है, वो फोर्स टेंशन फोर्स लगाएगा ऐसा ऐसा, जो हमारे वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा, थीटा एंगल बनाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो सरफेस है यार वो डिस्टॉर्टेड है, टेढ़ा मेढ़ा है। पक्की बात नहीं है कि ऐसी टेंजेंशियली जाए कि ऊपर की तरफ जाए, तो हमने मान लिया कि वर्टिकल एक्सिस से किस एंगल पर है, थीटा पर है। और क्या लग रहा है भाई, इस पे लग रहा है नीचे की तरफ mg। हम चाहते हैं कि कंडीशन किसकी रहे, फ्लोटिंग की ही कंडीशन रहे। किसकी कंडीशन रहे, फ्लोटिंग की ही कंडीशन रहे। तो हम यहाँ अगर इसको क्या करें, इसको अगर हम देखें, तोड़ें, तो ये हो जाएगा एफ कॉस, ये हो जाएगा एफ साइन थीटा, ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा, है ना। सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा एक और एफ कॉस थीटा, और इधर आ जाएगा इस साइड क्या, एफ साइन थीटा। क्या आ जाएगा, एफ साइन थीटा। ये एफ साइन थीटा, ये एफ साइन थीटा, एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा। एफ साइन थीटा को बैलेंस कर लेगा, है ना। और क्योंकि इसको फ्लोटिंग कंडीशन में रहना है, तो हम बोल सकते हैं 2f कॉस थीटा इज नथिंग बट इक्वल टू mg। हमको मैक्सिमम मास निकालना है ना, तो मैक्सिमम मास निकालना है, ठीक है। हम ये भी जानते हैं कि ये जो फोर्स है, सरफेस टेंशन वाला फोर्स है ना, यानी कि ये जो सरफेस टेंशन होता है वो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या होता है भाई, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, ठीक है सर। ओके 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 ओके।
तो हम बोल सकते हैं f की वैल्यू क्या होगी, s इंटू एल, ये होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो f की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, s इंटू एल, तो 2 टाइम्स ऑफ s इंटू एल कॉस थीटा इज इक्वल्स टू mg। मानते हो कि नहीं मानते? अरे मानते हो कि नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं सर। चलो हम जानते हैं भैया कि अगर m की बात करें तो m किसके बराबर हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एस एल कॉस थीटा अपॉन जी के बराबर, अपॉन जी के बराबर। अगर हमको m को मैक्सिमाइज करना है, अगर हमको m को मैक्सिमाइज करना है तो हम जानते हैं कि cos थीटा को क्या होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा, यानी कि थीटा को 0 होना पड़ेगा, है ना। अगर ऐसा हो जाता है तो हमारे पास हमारा मैक्सिमम मास निकल कर आ जाएगा और वो कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ एस एल अपॉन जी। ये है वो मैक्सिमम मास नीडल का, जब जिसके कारण वो क्या करेगा, फ्लोट करता रहेगा इस पानी में और सिंक नहीं करेगा। नीडल का ये मैक्सिमम मास है। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी ऐसा खास इसमें नहीं है, ठीक है ना। सरफेस टेंशन के फॉर्मूले में बस आपको याद रखना है, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। बस कुछ भी पूछे आपसे, वो सरफेस टेंशन पूछे, फोर्स पूछे, जो पूछना है वो आप निकाल कर बता सकते हो, ठीक है। पक्का 100%? हाँ सर। आगे बढ़े, चलिए सर आगे बढ़ते हैं, इसको करता हूँ क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। कहाँ गया भैया, नेक्स्ट टॉपिक हमारा सरफेस एनर्जी। तो चलिए अंग्रेजी बाद में पढ़ेंगे सरफेस एनर्जी की, पहले मैं आपको सरफेस एनर्जी का कंसेप्ट समझाता हूँ, है ना। प्यार से समझेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि यहीं से वो डाउट क्लियर होगा जो आपके दिमाग में भरा पड़ा है कि भैया मिनिमम सरफेस एरिया क्यों बनाना चाहता है लिक्विड अपना, यहीं से आपको आंसर मिलेगा। चलिए समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए हमारे पास कोई वेसल है ना, समझने की कोशिश करना। मान लीजिए हमारे पास कोई वेसल है, मान लीजिए हमारे पास कोई वेसल है, ये है वेसल, है ना, ठीक है सर। इसमें दो चीजें मैंने आपको बताई थी, दो चीजें होती हैं, एक तो होता है बल्क और एक होता है सरफेस, है ना। तो ये हो गया आपका सरफेस, दिखा दे रहा हूं एक बार, ये आपका सरफेस हो गया और अंदर वाली चीज क्या हो गई, बल्क हो गई, ठीक है। हाँ सर, तो एक मॉलिक्यूल मैं लेता हूं कहां पर, सरफेस पे, और एक लेता हूं मैं बल्क में, समझने की कोशिश करना, ठीक है। हाँ सर, अब आप ये बताओ, ये जो अंदर मॉलिक्यूल है, जो बल्क मॉलिक्यूल है, इसको इसके बाजू वाले जितने भी मॉलिक्यूल होंगे सब अपनी तरफ खींचेंगे, हाँ कि ना। सारे मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखो, ये खींचा, ये खींचा, ये खींच रहा है। ये मॉलिक्यूल सारे बल्क में हैं, आपस में हैं, आसपास हैं, तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये खींच रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं ये बोल सकता हूं कि भाई नीचे जो बल्क में मॉलिक्यूल है उस पर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो तो 0 है, क्योंकि उसको हर जगह से हर मॉलिक्यूल अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। तो हाँ, ये बात पक्की है कि एक मॉलिक्यूल का फोर्स दूसरा मॉलिक्यूल क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है सर। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। लेकिन अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात करूं, इस मॉलिक्यूल के नीचे नीचे क्या है भाई, वाटर है, और ऊपर ऊपर क्या है, एयर है। अच्छा, ये जो फोर्सेस लग रहे हैं आप इनको, क्योंकि ये सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहे हैं, तो आप इनको क्या बोलते हो, कोहेसिव फोर्सेस बोलते हो। क्या बोलते हो, कोहेसिव फोर्सेस, सेम मॉलिक्यूल के बीच में है। क्योंकि अब आप इस मॉलिक्यूल को देखो, इसके नीचे जो मॉलिक्यूल है वो इसको नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। ये देखो, सारे मॉलिक्यूल इसके नीचे ही है, तो इस पर जो नेट फोर्स आने वाला है वो डाउनवर्ड आने वाला है। बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता, बिल्कुल बोल सकता हूँ। देखो आपको कौन से कलर से बता दूँ, रेड कलर से ही बता देता हूँ कि इस पे जो लग रहा है फोर्स वो डाउनवर्ड फोर्स है, नेट डाउनवर्ड फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। ऊपर कुछ फोर्स लग रहा होगा भाई, लेकिन वो अधेशन का फोर्स है सर, और बहुत कम है, क्योंकि ऊपर क्या है, एयर है। नेट फोर्स अगर मैं बात करूं ऊपर वाले मॉलिक्यूल पर, तो वो नीचे की तरफ लग रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस मॉलिक्यूल पर नेट फोर्स नीचे लगने के कारण इसे नीचे खींचा जाएगा। इससे ऐसा फील होगा कि मुझे नीचे की तरफ खींचा जा रहा है, तो मतलब ये ज्यादा देर के लिए सरफेस पर नहीं रह पाएगा, इसे नीचे जाना पड़ेगा। अगर इसे ऊपर खींचने वाला कोई और फोर्स होता तो ये अपनी जगह पर स्टेबल बना रहता, लेकिन भैया ऐसे तो नीचे की तरफ खींचा जा रहा है, नेट फोर्स नीचे की तरफ है, तो ये बोलेगा भाई मैं तो चला, मुझे नीचे की तरफ खींचा जा रहा है, मैं जा रहा हूं नीचे। जब ये नीचे की तरफ आएगा, जब ये नीचे की तरफ आएगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना, तो भाई इसकी जगह कोई और मॉलिक्यूल तो जाएगा ही जाएगा ना, यहां जगह खाली थोड़ी ना हो जाएगी, इसकी जगह किसी और मॉलिक्यूल को लेनी ही पड़ेगी, बिल्कुल लेनी पड़ेगी। तो भैया कोई दूसरा मॉलिक्यूल, कोई भी XYZ मॉलिक्यूल नीचे बल्क से बोलेगा कि भाई मुझे जाने दो, अब मुझे उस जगह पर जाना है जो जगह खाली हो गई है, मुझे ऊपर बढ़ने दो, मुझे खींच के नीचे मत रखो, मुझे ऊपर बढ़ने दो, क्योंकि ऊपर अब जगह खाली हो गई है, मुझे टॉप पर पहुंचना है। ठीक, ठीक है सर। जब ये मॉलिक्यूल ऊपर बढ़ने की कोशिश करेगा, तो इसे तो देखो सारे मॉलिक्यूल खींच रहे हैं, ऐसे बोलेंगे मॉलिक्यूल की नीचे रहो, नीचे रहो, ऊपर कहां जा रहे हो। जब भी आप ऊपर बढ़ने की कोशिश करते हो तो लोग आपकी टांग खींचते हैं ना, आपको परेशान करते हैं ना, मुसीबतें आती हैं आपके जीवन में कि नहीं आती हैं, बिल्कुल आती हैं सर।
वैसे ही इस मॉलिक्यूल के साथ भी हो रहा है। इसको पता चल गया कि यहाँ जगह खाली हो गई और मुझे टॉप पर पहुंचना है, तो ये ऊपर बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन इसे बाकी मॉलिक्यूल खींचते हैं। तो ये बोलता है कि सुनो, मुझे अगर यहां से टॉप पर जाना है तो मुझे कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे वर्क करना है। अरे मैं वर्क करूंगा ना, मुझे एनर्जी चाहिए, मुझे एनर्जी दोगे तब तो मैं ऊपर जा पाऊंगा, नहीं तो मैं कैसे जाऊंगा? मुझे वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, है ना। तो मैं ये बोलूंगा इन ऑर्डर टू मूव फ्रॉम bulk to surface. In order to move from bulk to surface, work will be done by the bulk molecule which will be stored as surface energy, which will be stored as surface energy। बात समझना, जब ये ऊपर की तरफ भागने की कोशिश करेगा तो बोलेगा मुझे एनर्जी दो, मुझे वर्क करना है, मुझे एनर्जी की जरूरत है। तो हमें इसे एनर्जी मिलेगी। इसे एनर्जी जैसे ही मिलेगी तो ये सरफेस पर पहुंचेगा जब, तो इसकी एनर्जी क्या होगी? बल्क मॉलिक्यूल से ज्यादा होगी। ऑब्वियस सी बात है ना भाई। जब ये यहां से ऊपर जाना चाह रहा था तो इसने एनर्जी मांगी, क्योंकि उसे वर्क परफॉर्म करना है, एनर्जी से दी गई, इसके पास एनर्जी ज्यादा आ गई और ये सरफेस पर पहुंच गया। तो जब ये सरफेस पर पहुंचा तो इस मॉलिक्यूल के पास सरफेस में ज्यादा एनर्जी थी एज कंपेयर टू जब ये बल्क में था, जब ये नीचे था। नीचे तो कोई इसको जरूरत ही नहीं थी मूव करने की, आराम से बैठा हुआ था, सब उसे खींच रहे थे, सारे फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे थे। लेकिन जब इस मॉलिक्यूल ने ऊपर बढ़ने की कोशिश की तो इसने वर्क परफॉर्म किया, जिसके लिए उसे एनर्जी चाहिए पड़ी। एनर्जी इससे स्टोर हो गई, एनर्जी इसमें क्या हो गई? सरफेस एनर्जी बन के स्टोर हो गई। जब ये ऊपर पहुंचा तो इसके पास बल्क मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में ज्यादा एनर्जी थी। तो एक पॉइंट और आपको समझ में आया कि एट सरफेस एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज मोर as compared to bulk molecule, क्या मेरी बात समझ में आई आपको? हाँ सर समझ में आई। हमको ये समझ में आया कि सर सरफेस पर जो मॉलिक्यूल था उसे नेट डाउनवर्ड फोर्स से नीचे खींचा जा रहा था, तो वो बोल रहा था चलो भाई मैं चला। जैसे ही वहां जगह खाली हुई, नीचे वाले मॉलिक्यूल को पता चला, उसने बोला मुझे अब टॉप पर जाना है, मुझे आगे बढ़ना होगा, आगे बढ़ने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे वर्क करना पड़ेगा और उसके लिए मुझे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो इसे एनर्जी लेकर ये मॉलिक्यूल सरफेस पर पहुंचा, और जैसे ही सरफेस पर पहुंचा तो हमें पता चला कि सरफेस पर जो मॉलिक्यूल होता है उसके पास एनर्जी बल्क के मॉलिक्यूल से ज्यादा आती है, क्योंकि वो आगे बढ़ने के लिए एनर्जी लेकर आता है, वर्क परफॉर्म करता है। आई बात समझ में? हाँ सर। अब देखना आगे क्या होने वाला है। ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है। फिर जैसे ही ये मॉलिक्यूल ऊपर पहुंचेगा, ऐसे नेट डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, ये फिर नीचे की तरफ जाएगा, एक नया मॉलिक्यूल आएगा जो सरफेस पर आकर बैठ जाएगा। ये प्रोसेस लगातार चलती रहेगी। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि लगातार यहां पर टर्बुलेंस बना हुआ है? ये देखो अंग्रेजी टर्म है, जब आप बुक में ये सारी चीजें पढ़ोगे ना तो आपको दिमाग घुमा देगी बुक कि अरे यार ये क्या लिखा हुआ है। वहां पर लिखा रहेगा मॉलिक्यूलर टर्बुलेंस चलता रहता है। क्या लिखा रहता है? सरफेस पर यहां पर सरफेस पर मॉलिक्यूलर टर्बुलेंस चलता रहता है, मॉलिक्यूलर टर्बुलेंस चलता रहता है। ये टर्बुलेंस मैं आपको समझा चुका हूं। क्या टर्बुलेंस है? मॉलिक्यूल ऊपर पहुंचा, ज्यादा एनर्जी थी, नीचे उसका खींचा गया नेट डाउनवर्ड फोर्स से, नीचे आया, नए मॉलिक्यूल को पता चला बल्क से कि भैया ऊपर जगह खाली हो गई है, वो एनर्जी लेकर ऊपर पहुंच गया, फिर वो नीचे आए। लगातार मॉलिक्यूलर टर्बुलेंस चलता रहता है, जो आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन ऐसा होता रहता है लगातार। ठीक, अच्छा। अब आपने बोला कि सरफेस के मॉलिक्यूल के पास एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू बल्क के मॉलिक्यूल से। तो याद करो, हमने पढ़ा था कि जब भी कभी किसी सिस्टम के पास एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है तो वो सिस्टम स्टेबल होता है या अनस्टेबल? जवाब दो मुझे इस बात का। जब भी किसी सिस्टम के पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है तो वो सिस्टम स्टेबल होता है कि अनस्टेबल होता है? पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी इज मोर, this implies potential energy is more, this implies क्या? This implies system is
अनस्टेबल, सिस्टम इज अनस्टेबल। अब आप मुझे खुद बताओ कि जब सरफेस पर एनर्जी ज्यादा है, तो मुझे बताओ सरफेस पर स्टेबिलिटी होगी कि अनस्टेबिलिटी होगी? बताओ। अगर सरफेस पर एनर्जी ज्यादा है, सरफेस पर मोर एनर्जी है, एनर्जी ज्यादा है, सरफेस पर एनर्जी ज्यादा है, तो क्या स्टेबिलिटी ज्यादा होगी कि अनस्टेबिलिटी ज्यादा होगी? तो हम बोलेंगे यहां पर अनस्टेबिलिटी ज्यादा है, अनस्टेबिलिटी ज्यादा है। लेकिन हमको क्या अचीव करना है भैया? हमको नहीं, दुनिया में हर कोई चीज स्टेबिलिटी चाहती है अपने आप। मैं भी जीवन में अपने स्टेबिलिटी चाहता हूं, आप भी अपने जीवन में स्टेबिलिटी चाहते हैं, मेरे घर वाले भी मेरे जीवन में स्टेबिलिटी चाहते हैं, मेरे घर वाले अपने जीवन में स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपके घर वाले अपने जीवन में स्टेबिलिटी चाहते हैं। आप सब कुछ देख लो, दुनिया में सारी चीजें स्टेबिलिटी की तरफ भागती हैं। अनस्टेबल हैं चीजें, वो स्टेबिलिटी की तरफ भागती हैं। तो जब लिक्विड के सरफेस को यह पता चला कि उसके पास एनर्जी ज्यादा है, लिक्विड के सरफेस को जब ये पता चला कि उसके पास सरफेस एनर्जी ज्यादा है, तो उसने पता किया कि भाई मेरे पास तो अनस्टेबिलिटी ज्यादा है, तो मुझे इस अनस्टेबिलिटी से दिक्कत है, तो मुझे कहां भागना है? मुझे भागना है स्टेबिलिटी की तरफ। मुझे कहां भागना है? मुझे भागना है स्टेबिलिटी की तरफ। और स्टेबिलिटी से मुझे कहां भागना है? स्टेबिलिटी की तरफ मुझे भागना है। और स्टेबिलिटी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे सरफेस की एनर्जी को कम करना पड़ेगा। लेस एनर्जी सरफेस पे। हाँ कि ना? समझ में आई बात कि नहीं? दिक्कत कहां से चालू हुई? दिक्कत यहीं से तो चालू हुई कि सरफेस के पास ज्यादा एनर्जी थी, ज्यादा एनर्जी होने के कारण सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। तो मैंने कहा भाई मुझे अनस्टेबिलिटी नहीं, मुझे स्टेबिलिटी की तरफ भागना है, और स्टेबिलिटी के लिए मुझे सरफेस पर क्या करनी पड़ेगी? लेस एनर्जी लानी पड़ेगी, सरफेस पर लेस एनर्जी लानी पड़ेगी। तो मुझे आप बताओ कि अगर सरफेस पर आपको लेस एनर्जी चाहिए, तो सरफेस का एरिया कम करना पड़ेगा कि सरफेस का एरिया बढ़ाना पड़ेगा? मतलब मोर सरफेस एरिया क्या करेगा? ज्यादा एनर्जी लगेगा, है ना? मोर सरफेस एरिया मोर एनर्जी, मतलब ज्यादा अनस्टेबिलिटी। क्या सिस्टम ये चाहता है? नहीं चाहता। तो फिर क्या करेगा लिक्विड? वो बोलेगा कि भाई मुझे अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना पड़ेगा। मिनिमम सरफेस एरिया आपको क्या देगा? मिनिमम सरफेस एरिया आपको लेस एनर्जी देगा। क्या देगा? लेस एनर्जी देगा। मिनिमम सरफेस एरिया लेस एनर्जी बनाएगा और किसकी तरफ भागेगा? स्टेबिलिटी की तरफ भागेगा, जो हम चाहते हैं। तो आप मुझे ये बताओ कि जो मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था, किसकी? सरफेस टेंशन की जो डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था, ये देखो, ये जो सरफेस टेंशन की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि लिक्विड सरफेस गेट्स कॉन्ट्रैक्टेड टू मिनिमम एरिया। ये क्यों हुआ? लिक्विड सरफेस मिनिमम एरिया अचीव करने की कोशिश क्यों करता रहा? वो इसलिए करता रहा मेरे बेटों, इसलिए करता रहा, और बेटों दोनों, वो इसलिए करता रहा क्योंकि उसे अपने आप को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना था। सरफेस के मॉलिक्यूल्स के पास ज्यादा एनर्जी थी, क्योंकि सरफेस तक पहुंचने के लिए वो मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा वर्क कर रहे थे, और वर्क उसमें जो भी वर्क हो रहा था वो उनमें एनर्जी बनकर स्टोर हो जा रहा था, सरफेस एनर्जी बनकर। तो सरफेस पर ज्यादा एनर्जी ऑब्जर्व की गई, और हमने पढ़ा था कि जब भी किसी सिस्टम के पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है तो वो अनस्टेबल होता है, और हमको अनस्टेबिलिटी नहीं चाहिए थी, हमको स्टेबिलिटी चाहिए थी। तो स्टेबिलिटी के लिए मैंने बोला भैया मुझे अपने सरफेस की एनर्जी को कम करना पड़ेगा, और सरफेस की एनर्जी कब कम होगी? जब आप सरफेस के एरिया को कम करोगे। तो भैया अल्टीमेटली यही हो रहा है कि हम अपने सरफेस के एरिया को मिनिमाइज कर रहे हैं ताकि हम स्टेबिलिटी अचीव कर पाए, और इसी मिनिमम सरफेस एरिया बनाने की चीज को हम क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन बोलते हैं। सरफेस टेंशन ही वो चीज है जो मदद करती है मिनिमम सरफेस एरिया मेंटेन करने में। क्या मेरी बात समझ में आई है आपको अच्छे से? जी सर, एकदम एक चीज क्लियर हो गई है सर। चाहे कान यहां से पकड़ो, चाहे कान यहां से पकड़ो, सरफेस टेंशन ने ये बोल दिया कि भाई वो मिनिमम सरफेस एरिया बनाने की प्रॉपर्टी है, तो मान लो। अगर तब भी आप नहीं मानते हो तो फिर आपको सरफेस एनर्जी पढ़ना पड़ेगा, और आपको पता चलेगा अच्छा इसके पीछे का खेला ये है क्या? हाँ, इसके पीछे का खेला ये।
ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। और अब अंग्रेजी की तरफ चलते हैं, आओ पढ़ते हैं। वी नो दैट द मॉलिक्यूल ऑन द लिक्विड सरफेस एक्सपीरियंसेस नेट डाउनवर्ड फोर्स, मैंने अभी आपको बताया, ठीक। सो टू ब्रिंग अ मॉलिक्यूल फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द लिक्विड, बल्क से इंटीरियर ऑफ द लिक्विड टू द फ्री सरफेस, सम वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन अगेंस्ट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि मॉलिक्यूल्स खींच रहे थे इस मॉलिक्यूल को, इंटीरियर में ना ये मॉलिक्यूल, इसको सारे मॉलिक्यूल्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इसलिए जब हम वर्क करेंगे तो किसके अगेंस्ट करेंगे, इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट करेंगे, ठीक है। required to done against the intermolecular forces of attraction which will be stored as potential energy of the molecule on the surface, जो पोटेंशियल एनर्जी बनकर स्टोर हो जाएंगे सरफेस पर मॉलिक्यूल के, जिसको आप सरफेस एनर्जी भी बोलते हो, ठीक है सर, बता दिया आपने सर। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल पर यूनिट एरिया, अब इसकी तरफ हम चलेंगे, है ना, एक रिलेशन डिराइव करेंगे। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सरफेस मॉलिक्यूल पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी, ठीक है, ठीक है सर, इसकी तरफ चलेंगे, अब हम इसकी रिलेशन डिराइव करेंगे और इस पॉइंट को समझेंगे, ठीक है। चलिए ये भी नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ें, बिल्कुल बढ़िया सर। अब हमें रिलेशनशिप सेटअप करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट को समझने के लिए, तो आइए जरा रिलेशनशिप सेटअप करते हैं। रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, आइए रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, इसके लिए हमें वही बनाना पड़ेगा, वही छोटा सा खिलौना जो हम बचपन में खेलते थे, जिससे, है ना, यहाँ पर है आपके पास एक ऐसा, क्या बोलते हैं इसको, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में हम सिलेंडर नहीं बनाते थे, वैसा सिलेंडर, और साथ ही साथ उसके एक क्या पतली सी स्लाइडिंग वायर, देखो स्लाइडिंग वायर, ठीक है ना। यहाँ पर हमने क्या बनाया भाई अपना, मान लीजिए कोई सोप सोल्यूशन है ना, सोप सोल्यूशन में डुबाया उसको, तो यहाँ पर एक सोप फिल्म बन गई, क्या बन गई भाई, एक सोप सोल्यूशन की फिल्म बन गई। अच्छा, जब मैंने इसको ऐसे छोड़ा था तो मैंने आपसे पूछा था क्या होगा मुझे बताओ, तो आपने बताया था कि भाई यहाँ सरफेस टेंशन है, आपको पता है सरफेस टेंशन की क्या खासियत है कि वो मिनिमम सरफेस एरिया अचीव करना चाहता है, तो वो इस स्लाइडिंग वायर को अपनी तरफ खींचेगा, बिल्कुल सही, कुछ भी गलत नहीं है इसमें, है ना। मान लीजिए वो F फोर्स से अपनी तरफ इस स्लाइडिंग वायर को खींचता है ना। मैंने क्या बोला, नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैंने यहाँ से क्या कर दिया, F फोर्स और लगा दिया, और मैंने ये बोला कि स्लोली क्या, बिल्कुल स्लोली मैं इस सरफेस को बढ़ाऊंगा, इस एरिया को बढ़ाऊंगा, ठीक है ना। मैंने ऐसा सोचा, कितना फोर्स लगा दिया, सेम उतना ही फोर्स लगा दिया, ताकि ये जो भी चीज मैं करने वाला हूं बहुत स्लोली हो, ठीक है, ओके सर। तो चलिए, अब मैंने जब F फोर्स लगाया तो ये स्लाइडिंग वायर जो थी ये आगे की तरफ आएगी धीरे धीरे, है ना, बहुत धीरे धीरे आएगी, लेकिन आएगी, ठीक, और ये आगे आ गई, मान लो यहाँ आ गई, ठीक है ना, इतनी आगे आ गई, ठीक है, हाँ सर। मान लो ये डिस्टेंस इनिशियली x थी और ये स्लाइडिंग वायर की लेंथ कितनी है, मान लो L है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं सर। ये कितना आगे बढ़ी, मैंने बोल दिया डेल्टा x आगे बढ़ी, क्या अभी भी कोई परेशानी नहीं सर, कोई परेशानी नहीं है। तो ये जो फिल्म थी अब वो इतनी हो गई, यहाँ आ गई, देखो आ गई कि नहीं आ गई, बिल्कुल आ गई सर, ये फिल्म कहाँ आ गई, यहाँ आ गई। आपको ऐसा नहीं लगता इस फिल्म का एरिया बढ़ा दिया हमने खींच के, हाँ सर बिल्कुल करा दिया। कैसे किया, इस एक्सटर्नल फोर्स की मदद से ऐसा किया हमने। ये जो भी हमने एक्सटर्नल फोर्स दिया है, इस एक्सटर्नल फोर्स ने क्या किया, वर्क डन किया। इस एक्सटर्नल फोर्स ने जो भी वर्क डन किया वो कहां चला गया, वो इस सरफेस एरिया को बढ़ाने में, या मैं बोलूं ज्यादा सरफेस एनर्जी की जैसे स्टोर हो गया इस सरफेस में। मैंने जो भी एक्सटर्नल फोर्स लगाया इस सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए, तो जो वर्क डन था, वर्क डन बाय दिस एक्सटर्नल फोर्स कहां जाकर स्टोर हो गया, वो सरफेस एनर्जी बनकर स्टोर हो गया। आई मेरी बात समझ में, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वर्क डन बाय फोर्स, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वर्क डन बाय फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कहां जाकर स्टोर हो गया, क्या बन गया, वो सरफेस एनर्जी बनकर स्टोर हो गया। सरफेस पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हैं, सरफेस पोटेंशियल एनर्जी या सरफेस एनर्जी, सरफेस की पोटेंशियल एनर्जी बनके मॉलिक्यूल्स में क्या हो गया, जाकर स्टोर हो गया। आई बात समझ में, ठीक है सर। अब एक पॉइंट और याद रखना, मैं इसको स्टार बनाकर यहां पर लिख रहा हूं कि जब भी यहां पर सोप फिल्म की बात की जाती है तो सोप फिल्म में दो सरफेसेस कंसीडर किए जाते हैं। मान लो एक कोई वायर होगी, ये देखो जैसे वायर है, पतली सी वायर मान लो इसको, तो एक फिल्म इधर से बनेगी आगे से और एक फिल्म ऐसे पीछे से बनेगी, समझे कि नहीं। एक फिल्म ऐसे आगे से बनेगी
ठीक है ना, आगे वाले सरफेस से ऐसे बनेगी और एक फिल्म पीछे वाले सरफेस से बनेगी। तो जब भी ऐसे सोप फिल्म कंसीडर की जाती है तो सोप फिल्म में हम कितने सरफेसेस मानते हैं, 2 सरफेसेस। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, सोप फिल्म है अगर आपके पास, सोप फिल्म है अगर आपके पास, तो उसमें हम कितने सरफेसेस कंसीडर करते हैं, 2 सरफेसेस कंसीडर करते हैं, एक अंदर वाला, एक ऊपर वाला और एक पीछे वाला। ठीक है, चलिए तो हम ये देखते हैं भैया कि कितना वर्क डन हुआ है एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, कितना वर्क डन हुआ है। तो भैया ये F इंटू डेल्टा एक्स, यही तो वर्क डन हुआ होगा। नहीं सर, गलत बोल दिया आपने। अरे क्यों गलत बोल दिया, F इंटू डेल्टा एक्स यही तो हुआ होगा। नहीं सर, आपने गलत बोल दिया। अभी आपने बोला कि 2 सरफेस है, तो ये जो F फोर्स लग रहा है ये तो एक बाहर वाली सरफेस पे लग रहा होगा और एक अंदर वाली सरफेस पे लग रहा होगा, हाँ कि ना। अरे भैया ऐसी 2 सरफेस है, ये देखो ऐसी एक सरफेस, 2 सरफेस, तो एक F फोर्स यहाँ लग रहा है, एक F फोर्स यहाँ लग रहा है और ये दोनों सरफेस डेल्टा एक्स आगे बढ़ा है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स ऑफ F इंटू डेल्टा एक्स। ये है वर्क डन बाय दिस एक्सटर्नल फोर्स। हाँ, यही क्या बनकर स्टोर हो रहा है, यही पोटेंशियल एनर्जी, या मैं बोलूँ सरफेस पोटेंशियल एनर्जी बनकर स्टोर हो जा रहा है, हाँ कि ना। अरे आप खुद देखो ना भाई, सरफेस का एरिया बढ़ाना है तो वर्क करना पड़ेगा ना, अब वर्क किया तो वो सरफेस की एनर्जी बनकर स्टोर हो गया। ठीक है, ओके ओके सर। हम ये भी जानते हैं कि जो सरफेस टेंशन होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि F को हम क्या लिख सकते हैं, S इंटू एल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। यहाँ पे लिख दें, बिल्कुल सर, 2 टाइम्स ऑफ S इंटू एल इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा यू। 2 टाइम्स ऑफ S इंटू एल इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा यू। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर। इसको मैं थोड़ा अलग तरीके से लिखता हूँ, S इंटू 2 टाइम्स ऑफ एल डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा यू। ठीक है, ओके सर। अब ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इनिशियल एरिया बताओ कितना था, सरफेस एरिया बताओ इनिशियल कितना था, तो आप बोलोगे सर एल इंटू एक्स, एल इंटू एक्स। बट ये तो आगे वाले सरफेस का हुआ ना, मैंने बोला था 2 सरफेसेस है, पीछे वाले सरफेस का क्या होगा, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा इनिशियल। इनिशियल सरफेस एरिया कितना था, 2 टाइम्स ऑफ एल एक्स। अच्छा, फाइनल सरफेस एरिया कितना होगा, मुझे बता सकते हो क्या, फाइनल सरफेस एरिया कितना होगा। सर फाइनल सरफेस एरिया होगा L इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, L इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। और सर इसमें भी आप आगे क्या मल्टीप्लाई कर दो, 2, क्योंकि 2 सरफेसेस हैं, एक आगे एक पीछे। मैंने कहा हाँ सही कहा आपने। अगर मैं आपसे पूछूं कि डेल्टा एल बता दो, डेल्टा ए बताओ कितना होगा, तो आप बोलोगे सर डेल्टा ए होगा ए एफ माइनस ए आई, है ना। ए एफ क्या होगा, 2L एक्स प्लस 2L डेल्टा एक्स माइनस 2L एक्स, माइनस से ये प्लस चला गया, क्या बचा, 2L डेल्टा एक्स बचा। डेल्टा ए क्या आ रहा है, 2L डेल्टा एक्स। 2L डेल्टा एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा ए लिख सकता हूं, चेंज इन एरिया लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो सर। तो S इंटू डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा यू, हाँ कि ना, हाँ सर, हाँ सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि सरफेस टेंशन और कुछ नहीं है, इट इज द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया, इट इज द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया, नथिंग एल्स। और इसकी यूनिट भी क्या होगी, जूल पर मीटर स्क्वायर। तो चाहे सरफेस टेंशन आप फोर्स पर यूनिट लेंथ बोलो या एनर्जी पर यूनिट एरिया बोलो, सरफेस टेंशन ही होता है। क्या मेरी बात समझ में आई, हाँ सर समझ में आ गई है। तो ये वाला पॉइंट फिर से देखो, ये वाला पॉइंट फिर से देखो, देखो ये वाला पॉइंट, the potential energy of the surface molecule per unit area, potential energy of the surface molecule per unit area of the surface is called surface energy, is called surface energy। अरे हाँ कि ना, हाँ सर, आई बात समझ में, ठीक है सर। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैंने आपको बताया न्यूमेरिकल में आपके काम आएगा कि 2 मल्टीप्लाई करना मत भूलना। अगर सोप फिल्म आपको दी हुई है तो, सोप फिल्म दी है तो 2 मल्टीप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या ये बात क्लियर है, हाँ सर ये बात एकदम क्लियर है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सरफेस टेंशन इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी, सरफेस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया। आ जाओ भाई आगे बढ़ते हैं, क्लियर। आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है, इसे अटेम्प्ट करो। ये क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करिए, इसे अटेम्प्ट करिए भैया और बताइए आंसर निकाल कर क्या होगा इसका आंसर। अ फिल्म ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 स्ट्रेट पैरेलल वायर्स ईच 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। एल की वैल्यू आपको 10 सेंटीमीटर दे दी गई है, एल आपको 10 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। एंड अ सेपरेशन ऑफ 0.5 सेंटीमीटर, एक्स की वैल्यू आपको 0.5 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू इंक्रीज 1 mm डिस्टेंस। अच्छा, जो डेल्टा एक्स है वो 1 mm है, यानी कि 1 mm है, मतलब 1 इंटू 10⁻⁻1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 0.1 सेंटीमीटर लिख देता हूँ,
0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर भी आपको दे दिया गया है भाई। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर आपको कितना दिया है? 72 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। ठीक है सर, क्या निकालना है? वर्क रिक्वायर्ड। कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड। ओके सर, हम जानते हैं कि भाई जो वर्क रिक्वायर्ड होगा वो क्या था? वो क्या फॉर्मूला था? सरफेस टेंशन इज इक्वल टू अपॉन ये। तो अगर मैं S इंटू डेल्टा ए निकाल लूँ कैसे भी करके, क्या अगर मैं S इंटू सरफेस टेंशन इंटू डेल्टा ए निकाल लूँ तो मेरे पास वर्क डन आ जाएगा, मेरे पास वर्क रिक्वायर्ड आ जाएगा। हाँ कि ना? जो ये आप निकाल रहे हो पोटेंशियल एनर्जी सरफेस की, वही तो है जो आपने वर्क परफॉर्म किया होगा, वही तो पोटेंशियल एनर्जी बनकर स्टोर हो गई है। हाँ सर, सरफेस टेंशन आपको गिवन है, आपको डेल्टा ए निकालना है। क्या निकालना है? आपको डेल्टा ए निकालना है। तो इनिशियल एरिया कितना होगा भाई? इनिशियल एरिया होगा सर L इंटू एक्स, यानी कि 10 इंटू 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइनल एरिया कितना होगा? फाइनल एरिया कितना होगा? 0.5 प्लस 0.1, 10 इंटू 0.5 प्लस 0.1। ठीक है, हाँ 0.5 प्लस 0.1 इंटू 10 कितना होगा? ये होगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये कितना होगा? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना? डेल्टा ए आपके पास आ गया है क्या? बिल्कुल आ गया है सर, डेल्टा ए हमारे पास आ गया है। इसको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? सरफेस टेंशन से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आ जाएगा वर्क। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इज 72 इंटू 10⁻³ अब ये न्यूटन पर मीटर में है, तो हमको क्या करना पड़ेगा भाई? हमको क्या करना पड़ेगा? हमको यहाँ यूनिट चेंज करनी पड़ेगी। डेल्टा ए कितना हो जाएगा? 6 - 5 यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर को मीटर में 10⁻⁴ करोगे तो मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। अरे हाँ कि ना? हाँ सर, हाँ सर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 6 - 5 इंटू 10⁻⁴ इंटू 72 इंटू 10⁻³ तो ये आ जाएगा भाई हमारा 7.2। डेल्टा यू इज इक्वल टू 7.2 इंटू 10⁻⁶ जूल पर, नहीं ये आ जाएगा न्यूटन मीटर। जूल पर मीटर स्क्वायर क्यों आएगा? न्यूटन मीटर, न्यूटन ये मीटर स्क्वायर रहेगा, तो ये मीटर स्क्वायर से कट जाएगा, न्यूटन मीटर आ जाएगी इसकी यूनिट। तो ये आ गया आपका भाई वर्क रिक्वायर्ड टू इंक्रीज 1 mm डिस्टेंस। कितना है वो? 7.2 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन मीटर। क्या किया? कुछ नहीं किया, ये फॉर्मूला याद था, हमको निकालना था ये डेल्टा यू, तो हमने एस को मल्टीप्लाई किया डेल्टा एस से, डेल्टा ए हमको कैलकुलेट करना था, हमने कैलकुलेट किया, डेल्टा यू हमारे पास निकल कर आ गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको इस बात से? नहीं सर। बस ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और कुछ भी नहीं करना है ना? कैलकुलेट कर लीजिएगा, यही तरीका है ना? वैल्यू मेरे ख्याल से बिल्कुल सही है, कोई टेंशन नहीं है उसमें, है ना? इसको चलिए नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ें। चलो भाई, तो इस लेक्चर में हमको देखो इतना ही पढ़ना था। यहाँ सरफेस टेंशन हमने खत्म कर दिया है, ये सरफेस चलेगा अब सब कुछ हमारा, है ना? अब एक्सेस प्रेशर पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एक्सेस प्रेशर के बाद हमको वो पढ़ना पड़ेगा, कैपिलरी एक्शन पढ़ना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें बची हैं, बस 1-2 लेक्चर में आपका यूनिट जो होगी वो कंप्लीट हो जाएगी, फिर मैं आपको एनसीईआरटी की न्यूमेरिकल करा दूंगा। ठीक है, चलिए भाई, तो करते हैं इस लेक्चर को ख़त्म। आपको पता है कि हमारी क्या है भाई वेबसाइट है magnetbrains.com से, जहाँ पर आपको सारे लेक्चर्स क्या मिलते हैं? प्रॉपरली अलाइन मिलते हैं, अरेंज्ड मिलते हैं, क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक। मान लीजिए आपको क्लास 11 के लेक्चर देखना है तो आप क्लास 11 पर जाके क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लास 11 पर जाके क्लिक करेंगे तो आपको देखिए क्लास 11 के सारे लेक्चर देखने को मिल जाएंगे एक ही बार में, है ना? मान लीजिए आपको 11th क्लास के फिजिक्स का लेक्चर देखना है तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप फिजिक्स का लेक्चर खोलोगे आपको कौन दिखेगा? आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगा एक प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में सारे लेक्चर्स यहाँ पर अरेंज किए गए हैं। मान लीजिए आपको अब कंसेप्ट ऑफ फोर्स पढ़ना है तो आप कंसेप्ट ऑफ फोर्स पर क्लिक करेंगे। कंसेप्ट ऑफ फोर्स पर क्लिक करेंगे तो आपको मैं ऐसे पढ़ाते हुए मिल जाऊँगा, ये देखिए, ठीक है ना? आपको ऐसे पढ़ाते हुए मिल जाऊँगा। बस इसी के साथ आपको पता है कि हमने magnetbrains.com पे आपको सारे के सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराए हुए हैं। हम आपसे कोई भी सब्सक्रिप्शन या किसी और चीज़ की बात नहीं करते हैं। सब कुछ टॉप नॉच है, टॉप क्वालिटी का है और फ्री है। सबसे अच्छी बात, आप कहीं भी तुरंत जाकर हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे जो कि यूट्यूब पर है, वहाँ पर जाके आप सारे के सारे क्लास 1 से लेके क्लास 12 के वीडियोस एक के बाद एक देख सकते हैं। ठीक है ना? फ्री होने का मतलब ये नहीं है कि हम कहीं भी किसी भी तरीके से क्या कर रहे होंगे, आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होंगे किसका, क्वालिटी का। ऐसा नहीं है भैया। अच्छा, आपको अगर कोई चीज़ मिल रही है तो हम भी चाहते हैं कि हम जो मेहनत कर रहे हैं हम भी मोटिवेटेड फील करें। तो हमारे मोटिवेशन के लिए या हमें मोटिवेट रखने के लिए आपको बस छोटी सी चीज़ करनी है कि हमारे वीडियोस को लाइक करना है प्लीज़, है ना? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और जितना ज़्यादा हो सके इन वीडियोस को शेयर करना है उन लोगों तक जो ऐसा पढ़ना चाहते हैं।
फालतू आप जगह जगह जाके इतनी चीज़ों को पढ़ने के लिए इतना पैसा खर्च करते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैग्नेट ब्रेन से मानता है कि आपके पास पूरा राइट है फ्री एजुकेशन पाने का, और वही चीज़ हम आपके साथ कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए भाई करते हैं इस लेक्चर को ख़त्म, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।